ठीक है, जय हिंद। चलिए आज चलते हैं, हम देखते हैं गोधोली भाग 1-2 के। कहानी है विष के दांत, जिसके लेखक कौन है? विलोचन शर्मा। बार बार हम जब पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यही बताते हैं कि सबसे पहले लेखक के परिचय पढ़ते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। अरे बहुत दूर के रहने वाले नहीं है, हम लोग के जिला के ही हैं, पटने के हैं, ठीक ना। तो चलते हैं इनके जीवन परिचय में। नलिनी विलोचन शर्मा, सभी लोग अपने अपने कॉपी पे हेडिंग दीजिए, नलिनी विलोचन शर्मा। हाँ, टॉपिक का नाम दीजिए नलिनी विलोचन शर्मा, हिंदी। चलिए ठीक है, अब इससे जो प्रश्न आते हैं जीवन परिचय में से फिक्स है, आना ही आना है, और खासकर इस कहानी में से। बीच में और सारी कहानियां हैं, लेकिन उसे आए या ना है, लेकिन यहां से जरूर आना है। तो चलते ही इनके नलिनी विलोचन शर्मा के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। पहले के नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के वो जगह है बदरघाट, गंगा के आसपास में, ठीक ना, वही हुआ था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार तो नहीं दिया हुआ, लेकिन पूछ सकता है ना वो, ऐसे पूछा राज्य स्तर पर यही पूछ सकता है कि किस राज्य के रहने वाले थे। आगे, वे जन्मना भोजपुरी भाषा थे, मतलब उनका जन्म जब हुआ तो जन्म के समय गंगा किनारे जाइएगा तो भोजपुरी बोला जाता है, दिराहा उधर लोग से आ जाते हैं, ठीक ना, ऊपर से सोनपुर के आसपास में व्यापार होते रहता है। जिस समय इनका जन्म हुआ, जन्मजात इनका भाषा जो सीखे उसका उस भाषा का नाम क्या था? भोजपुरी। भोजपुरी भाषा बहुत नीक है, और उसमें जैसे बोलता है लोग कि जैसे कि हम ही पढ़ा रहे हैं भोजपुरी में, हम बताए तो चला सा हो, हम पढ़ते हैं आज नलिनी विलोचन शर्मा के जीवन परिचय। ठीक है, देखा इनका लिखल है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म, ये तो पढ़ेगा स्टूडेंट यही जो लिखा रहेगा, लेकिन जब अपना मन से बताएंगे भोजपुरी में तो ये बताएंगे। देखा सा नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हमारे ही नगर में होला, जो कि बहुत ही गर्व के बात है, ऐसे करके बोलते हैं लोग, ठीक ना। इनका परवरिश ऐसे रहल जो कि बहुत ही साहित्य के जगत में योगदान देहलन, ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी। तो इनका जन्मजात भोजपुरी भाषा में हुआ। आगे, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ के मतलब आप लोग जानते हैं, पहला या सबसे बड़ा, हाँ तो पहला मतलब होगा था ना बड़ा, बड़ा पुत्र को बोलते हैं। इनके पिता भी जो थे ना बहुत ही बड़ा विद्वान थे, किस चीज का? दर्शन और संस्कृत के। तो जिसके घर में पढ़ा लिखा विद्वान हो उसके घर में कोई संयोग से ही नालायक निकलता है, तो हमेशा कहाँ निकलते हैं? लायक निकलते हैं, वो जाकर अपने भविष्य में नायक बनते हैं। इस तरह से बिहार के नाम तो गौरव किए हैं, बहुत सारा विशेष काम किए हैं, यह स्वतंत्रता संग्राम से लेकर साहित्य के जगत में बहुत सारा, ठीक है। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे उनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। आगे, माता का नाम रत्नावती शर्मा। जहां ऐसे हम गोला कर देते हैं, मतलब समझो को ऑब्जेक्टिव के लिए बन रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसका, हम पहले पूछेंगे नहीं याद रहा माता पिता का नाम, तो ओखनी हारेंगे, पीटेंगे, ठीक ना, डंडा हाइये है। आगे, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में पिता पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। मतलब जब विकास किए साहित्य के जगत में, पढ़ाई लिखाई में, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? उनके पिता का।
उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। नाम सुने होंगे आप लोग, हम लोग तो पटना में पटना कॉलेजिएट, ठीक ना, हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। मतलब एमए 2 विषय में किए हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। एमए के मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, माने उस विषय में मास्टर बन जाना। हम बोलते हैं कि मास्टर साहब, मास्टर इसलिए बोलते हैं कि वो सब चीज का जानकार है। जैसे हम हिंदी का ऑनर्स विद्यार्थी हैं, राजा सर अंग्रेजी के हैं, सब अपने अपने फील्ड का क्या है, ज्ञाता है। लेकिन हम लोग अभी बीए तक ही हैं, एमए अभी पूरा नहीं किए हैं, मास्टर नहीं हुए हैं। मास्टर वही होता है जो एमए कर लेगा, इसके लिए 2 साल का कोर्स होता है। अभी आप लोग से बहुत कोसों दूर है, अभी 10th में ही है, उसके बाद 12th करिएगा, फिर बीए कीजिएगा, तब जाके एमए करिएगा। अभी 5-7 साल समय है, ठीक ना। तो उन्होंने पटना से 2 विषय में, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा यहाँ वाला कि पटना विश्वविद्यालय से किसने हिंदी और संस्कृत में एमए किया, किसने किया था। तुम क्या ध्यान दे रहा है, तुम ही का अंडरलाइन कर रहा है। अच्छा ठीक है करो। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। मतलब जिस स्कूल से पास किए उसके बाद ज्ञान हुआ तो तरह तरह के जिलों में, तरह तरह के गांवों में, तरह तरह के शहरों में जाकर बहुत सारे काम किए। जैसे कि इन विश्वविद्यालय में, आरा में गए, रांची विश्वविद्यालय में गए, और वहां के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक के मतलब एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कहाँ के प्राध्यापक रहे, इतना डिटेल अंदर नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए इसको उतना ध्यान नहीं भी देना है तो चलेगा, जहां ऐसे किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे सन 1800, ये सब क्या आ गया वो, गलती का हो गया ना, ये सब कैसे आ गया, हम नहीं किए। सन 1900 कितना बोलते हैं ना, बोल इसको कितना बोलते हैं, 1959 है। उठो रो, देखो सही बताएगा, उठो जी बता। ये वाला 1959 है, गलत, तुम बता। हाँ 69 कैसे लिखाता है, 69। हाँ चलो पता है, गिनती पता है तो हाँ ठीक है। 1900 बहुत लोग को 59, 69 और 89 में गलती होता है। आगे वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 इस पद पर बने रहे। मतलब उनका निधन कब हो गया, 1961 में। देखिए 1961 और 1916 के बीच ये जो 2 कार्यकाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ छोटका डेट भी याद रखना होगा, वहां पूछेगा ना तो ऐसे नहीं पूछेगा कि नवीन मिशन शर्मा का जन्म कब हुआ। जब कब हुआ तो पूछेगा ये 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1924, 18 फरवरी 1923, 3 फरवरी 1916। तो आपको मतलब कि यही याद रखना पड़ेगा 18 फरवरी। अब मृत्यु जब पूछेगा तो भी पूछेगा 12 सितंबर लगा के, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ये टफ हो जाता है काम, छोटका डेट याद करना मतलब कि महीना के साथ याद रखना थोड़ा टफ होता है, लेकिन अभ्यास करते करते क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। पिछले साल 2023 की 24 में पूछा है यह कि 18 फरवरी 1916 ऑप्शन में था, और उसमें 23 फरवरी 1916 भी था। जिसको 1916 याद करने से नहीं होगा, कौन याद करने से होगा, 18 फरवरी 1916 दोनों याद रखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ में याद रखना है। निधन कब हुआ इनका, 1961। आगे हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई टॉपिक है यह। हिंदी कविता में प्रपदवाद के जनक कौन है, मन हिंदी में एक नए सिरे से लिखने की जो शुरुआत होती है, कविता कहानी, यह बताने के तरीके आम भाषा में, उसके सरल भाषा में उसी को बोलते हैं प्रपदवाद, ठीक ना। ये कविता के माध्यम से हो या कहानी के माध्यम से हो, उसकी प्रवर्तक माने उसकी शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए हिंदी में, नरेंद्र मोहन शर्मा। उनके क्या है, यह जनक, प्रवर्तक का मतलब जनक भी होता है, आप यहाँ जनक भी लिख सकते हैं। और नई शैली के आलोचनात्मक नरेंद्र मोहन शर्मा की रचना इस प्रकार है, मतलब आप पढ़ेंगे इनके जितने सारे रचनाएं हैं, इन्होंने जितने भी जीवन काल में पुस्तकें लिखे हैं वो सब यहाँ है, लेकिन उनका सब लिखा हुआ यहाँ नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में
सीमा में है। अब माने कि लिखे होंगे कम से कम 80 गो टॉपिक, 80 गो कहानी, 80 गो निबंध, सब तो सब दे देगा आपको? नहीं, एकदम सीमा में दिया। 10 गो मुश्किल से दिया होगा, से ज्यादा नहीं। इस 10 गो में से भी बहुत 4-5 गो ही क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपको 10 याद रखना है। ना पता कौन पूछ दे, कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम बता देंगे कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने दृष्टिकोण लिखा है, साहित्य आलोचना का दर्शन लिखा है, मानदंड हिंदी उपन्यास, विशेषतम प्रेमचंद, ये माने कि टॉपिक है यहां से लेकर यहां तक। साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन प्रपद और नकेन के 2 सदल मिश्र। इस प्रकार से ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो पढ़ना है कहानी, वो इसमें से पढ़ना है, विष के दांत। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? विष के दांत। बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यह, कि विष के दांत के लेखक कौन है। जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करेगी कोई, तो वहां भी पूछता है हिंदी से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष के दांत, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिनी शर्मा है। अब बात रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है सर, जो एग्जाम में ज्यादा आता है। तो इनमें 4 दिया हो तो 4-5 बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण, साहित्य दर्शन, मानदंड ये नहीं है, साहित्य तुरंत नहीं है, आलोचना नहीं है, हाँ ये है, नहीं है, हाँ ये वाला है एगो, नकेन प्रपद और 2 सदल मिस, बस इतना ही है। और सारा बहुत सारा लिखे, लेकिन उतना नहीं है। आगे इसमें वो नकेनवाद लिखा हुआ है ना, नकेन, इसको नकेनवाद के वो दर्शन श्रृंखला चला, जो बिहार से और अन्य राज्यों से 2-3 गो लेखक थे, उसमें से ये भी थे, नलिनी शर्मा भी थे। चलिए ये तो हो गया, आगे पढ़ते हैं। अब आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभिक शर्मा की कहानियों से, नलिनी शर्मा की कविताओं से हुआ, और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता तत्व को उभर कर आए। मनोवैज्ञानिक समझता है तो सब, इसको अंग्रेजी बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या होता है मनोविज्ञान? मन का विज्ञान, अर्थात किसी के मन के बारे में हम जानना। तो मन की बातें के बारे में हम 100% नहीं जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अंक सोच रही है, हम बोलेंगे तुम कितना अंक सोची है, हम बोले कि मान लीजिए बोले इसको सोचो, तुम कोई अंक सोचो, 1 से 50 के बीच में कोई अंक सोचो, सोच ले। हम बोल दिए कि 25 सोची होगी, 24 सोची थी, हम सही बताएं? नहीं बताएं। लेकिन इसकी स्थिति को देखकर हम ये बता सकते हैं, अगर कहीं से आई एकदम हांफते हुए, एकदम आंख एकदम लाल लाल है, एकदम हड़बड़ाहट है, तो हम ये हम जरूर डिसाइड कर सकते हैं मन से पढ़ के कि जरूर कोई समस्या में है, और वो समस्या चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से मन के भावों को पढ़ लेना ही क्या होता है? मनोविज्ञान। पूर्णतः उसके मन की बात को हम नहीं जान पाते हैं। अगर ऐसे कोई जानने लगे तब तो जानती है क्या होगा, तबाही मच जाएगा। वो भी झूठ है, बाबा का सच है। तो अगर मन की बात मेरा बता दिया ना, मन की बात है, तो हम जितना मेरा संपत्ति लिख देंगे। चलो मन में हम सोच रहे हैं, वो बात सोच रहे हैं, बताओ हम क्या सोचे हैं। ऐसा अभी तक धरती पर किसी का जन्म नहीं हुआ है ना कि कोई किसी के मन के बारे में जो सोच रहा है वो बता दे। हो ही नहीं सकता ऐसा। ये शक्ति ईश्वर ने सबके अपने आप में ही दी है, किसी के दूसरे के नहीं। अगर मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, जान रहा है क्या होगा? सबसे पहले एग्जामिनर के बारे में सोचेगा। चलो सोच लेते हैं, काका तो सोच रहा है, पहले ही सोच के विकास धर लेगा, तो सबसे टॉप वही पहले कर जाएगा। हो सकता है ऐसे ना। मान लीजिए कि ये अपना मोबाइल रखी हुई है, हम सोच लिए कि इसका पासवर्ड क्या है, ये सोच रही है, पासवर्ड पता, सब पूरा बैंक खत्म कर देंगे, अकाउंट है। गुप्त बातें अगर किसी के बारे में आप जान जाइए, मान लीजिए हम पैसा कहीं बाजार में गाड़े हुए हैं, हम सोच रहे हैं, आप हमारे सोच को पकड़ लिए आप, तो क्या होगा? ऐसे लेकिन नहीं होंगे, ये सब काल्पनिक बातें हैं। हाँ, कोई सिद्ध पुरुष हुए हैं जो किसी के बारे में दूसरे के बारे में बता देते हैं, सच बात है। ये बात नहीं कि क्या सोच रहा है, लेकिन सच बातें बता देता है। तुम क्या किया है, कितना दिन क्या कर रहा है, ये बातें बताने वाले हैं, सिद्ध पुरुष को बोलते हैं, जिसके ऊपर भागवत धर्म का या ईश्वरीय गुण होता है, जिसको बोलते हैं कि सिद्धि प्राप्त कर ले। आग में चल जाएगा, कुछ नहीं होगा, गर्म पानी में हाथ डाल देगा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे लोग हैं, इस पर विश्वास करते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के मन के बारे में जान जाओ। बागेश्वर बाबा क्या बोल रहा है,
लुच्चा आदमी के बारे में। धर्म के बारे में जानकारी होना, धर्म के बारे में बोलना अलग बात है। धर्म एक सभी को जोड़ कर रखने के काम करता है। वो क्या कहते हैं, हिंदुओं को जोड़ो, हम मुसलमान को भगाओ, माने मुसलमान दूसरा है नहीं ना। सभी लोग देश के वासी हैं, सब लोग मिलजुल कर रहे। ठीक है, आगे आलोचना में वे आधुनिक शैली और उनकी कहानियों में, अच्छा हो गया, समर्थक थे। चलिए आगे करते हैं। यहां तक पढ़ लिए। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों में नवीनता के आग्रही लेखक थे। मतलब जब ये लिखे तो उसमें कथा भी बहुत अच्छा रहता है। शिल्प के मतलब होता है कि चित्र बनेगा तुम्हारे मन में, ठीक ना। शिल्प कला के अंदर आते हैं। भाषा इतना आसान, जब पढ़ेगी ना 20 के दांत। कोई पढ़ा है इसमें सभी की? नहीं पढ़ा है। हाँ, बरका तो है। हाँ। आगे नवीनता से मतलब नया सिरे से बताते हैं यह। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि से एवं शैली का निषेध, आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आधुनिक, देखो कोई बात बोलता है ना, बहुत पुराना जमाना के, वही के समर्थक करेगा, लेकिन इनमें ऐसा बात नहीं है, नए जमाने में आते हैं, ठीक ना। इसमें 5 गो लड़की है और 1 गो बेटा है। दोनों को पढ़ाने लिखाई में फर्क करता है उसका बाप। वो कहानी के बारे में बताते हैं। तो पहले बहुत अच्छा कहा जाता है कि लड़की को मत पढ़ाओ, लड़की को घर में रखो, लड़की के बारे में एकदम पर्दा में रखो और लड़का को पढ़ाओ। क्या आज के लोग ऐसा सोच रखते हैं? नहीं रखते हैं। आज के लोग देखिए, लड़की भी आई हुई है और लड़का भी है। आज से 50 साल पीछे जाओ, जितना बूढ़ा बूढ़ी होगी सब अनपढ़ मिलेगा। और आज जाओ 10 साल पीछे, सबके मम्मी पढ़ी लिखी मिलेगी सबके। तो लड़कियां क्या हो रही है? पढ़ रही है। समाज में मानसिकता में बदलाव आ रहे हैं। तो ऐसे बदलाव के ये पक्षधर हैं, मतलब ये सपोर्ट करते हैं कि लड़की भी पढ़ना चाहिए। कई लोग मानते हैं जो नहीं होना चाहिए। जब वेद पुराण में है बात नहीं, लड़की के पढ़ने के लिए माना है। लड़की को सैनिक में जाना, लड़की को टीचर बनना, लड़की को डॉक्टर बनना मना है भारत में। और कहा? पूरे भारत में। अभी नहीं, वैदिक सभ्यता जब चलता था, कुछ स्त्रियों को छोड़कर इतना नीचे रख दिया गया कि इतिहास जब पढ़ते हैं तो कभी कभी अपने इतिहास पर मलिन हो जाते हैं कि भारत के इतिहास कैसा रहा। आप 2 घटनाएं के बारे में बता रहे हैं, जान हैरान होइएगा कि क्या भारत ऐसा इतिहास लिखा है, इतिहास ऐसा रहा है। लड़कियों में इतना बदतर काम किया गया है केरल में कि वहां स्तन टैक्स दिया जाता था। स्तन टैक्स, त्रावणकोर जगह है वहां पर ही। नांगली नाम के वो स्त्री थी, वो अपनी स्तन ही काट दी। ये ठीक है, मरना ही सकूल है। जब मेरे इज्जत ही प्रतिष्ठा नहीं बचेगा तो जी के हम कहा करेंगे। उसके कारण फिर वहां से खत्म हुआ, एक बलिदान देना पड़ा। स्तन समझ रहे हैं आप लोग ना? स्तन टैक्स का मतलब होता था वहां पर ही कि स्त्रियां केवल यहाँ से कपड़ा पहन कर रहेगी, ऊपर से कपड़ा नहीं पहनेगी। ये बहुत अच्छा संस्कृति है। हाँ जी, भारत में ना केरल है। हाँ, केरल में मलयालम, हाँ मलयालम, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारे लड़कियों का किया गया, दबाया गया है। तो इतिहास पर हम गर्व भी करते हैं, कभी कभी मलिन भी हो जाते हैं। इस तरह से आया है। मलिन तो मतलब नहीं होना, दुखी होना कि हमारे देश में ऐसे भी लोग रहे हैं। ना तो अगर आज से 80 साल पहले या 200 साल पहले लड़कियों को आगे किया जाता था, भारत और कहीं प्रगति होता, नीचे नहीं रहता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। मतलब नए नए शब्द का इसमें भी जो माने कि जोड़े, संस्कृत में अनुवाद करके या इंग्लिश में जो थे उसको नया नया जोड़ के हिंदी में प्रतिष्ठित किया। जाना है आपको? ठीक, यह कहानी 20 के दांत अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट MBBI टॉपिक है यह। क्वेश्चन पूछेगा कि 20 के दांत कहां से संकलित है? सो रही है जी। 20 के दांत कहां से यह संग्रह लिया गया है? तो इसका नाम क्या होगा? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। ये इंपॉर्टेंट है। यह दे देगा ऐसे कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां के लेखक कौन है?
नलिन विलोचन शर्मा। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। मतलब ये कहानी न गरीब का है न अमीर का है, दोनों के बीच में जो रहता है ना, मध्य वर्ग की कहानी है। और हम सब कहीं ना कहीं मध्य वर्ग से ही आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी का है तो मध्य वर्ग का, ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, जिसके यहाँ कमी नहीं है 5 साल में 1-2 लाख, बस किसी के यहाँ गरीबी नहीं है। खान पीन चल रहा है, किसी का जीवन चल रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, मध्यम। निम्न वर्ग इसको बोलते हैं जिसके यहाँ आज खा रहा है, आज कमा रहा है, आज खा के खत्म। अमीर का है कि 10 साल 20 साल नहीं हो कमाएगा तो ये बैठक खाएगा तुम सर ऐस मौज में, उसको बोलते हैं अमीर। जो अरबपति है, करोड़पति है, उसके लिए। तो हम लोग उनमें लोगों में नहीं है, न निम्न में है, हम लोग कहाँ है, मध्य वर्ग में है। वो उसी की कहानी को उजागर करती है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही समष्टि मनोवैज्ञानिक आस भी। मतलब कि आप किसी घटना के बारे में सोचिए या कोई घटना घट रहा है तो आप भी देखिएगा कि हमारे समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुलना करिएगा दूसरों को सोचकर। लोग करते हैं, जैसे मान लो कि में कोई लड़की एकदम हाई फाई मारने लगे, हाई फाई मारने करने का मतलब बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आने लगे, तो सब लड़कियों के मन में प्रश्न उठेगा कि हम भी पहनते। कोई लड़का आने लगे एकदम फैशन में, ऐसे कटाने लगे, जींस पहनने लगे, मुंह एकदम बना के आने लगे, तो जब देखेगा कोई ना तो उसका अनुकरण करेगा, मन में जाएगा प्रश्न कि हम भी कर लेते हैं, ये उम्र है। टीचर ही दम आए हाई फाई में तो स्टूडेंट भी सोचेगा चलते हैं, मैं जूता मोजा मार के दम, ठीक ना, बड़ा बड़ा टिक मार के। मान लीजिए हम डेढ़ टीका करने लगे, मुरठा बांधने लगे, तो अनुकरण लोग करने लगते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने लगता है। आज तुम सब पढ़ क्यों रही है ज्यादा, क्योंकि जॉब लेना है, क्योंकि जॉब ले चुके हैं आपके आगे वाले लोग, तब ना जॉब के लिए पढ़ रही है। आज के पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रह गया है कि जॉब पढ़ना है तो किसके लिए, जॉब के लिए। लेकिन पढ़ाई प्राथमिकता ये नहीं कहती है। विद्या का यह अर्थ नहीं है कि आप पढ़े तो केवल जॉब ही ले। विद्या का मतलब होता है, संस्कृत में वो श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, मतलब सच्ची विद्या जो होती है हमको विनय प्रदान करती है, विनम्र बनाती है, समाज में रहने का जीवन सिखाती है। क्या जीवन जीना सीखना नौकरी से सीख सकते हैं? ग्राम में रहकर खेती करके, पढ़ा के, लिखा के, किसी को अच्छा बात बताकर, किसी और भी रोजगार करके हम नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं ना। विद्या ये कहती है, विद्या ये नहीं कहती कि आप जो पढ़ रहे हैं बस उसके लिए नौकरी के लिए, नौकरी नहीं लगा तो फांसी लगा के मर जाएंगे। कई लोग मर गए, मेरी एगो सहपाठी थी मर गई। हाँ बताते ना, सबका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट नहीं आया। मैट्रिक में कराई की थी, सुन रहे हैं कि सब लोग खुशी में हैं, हम लोग मिठाई खिलाने गए, सुने क्या आप तुम्हारा तो सहपाठी मर गया, फांसी लगाकर, फांसी लगा ली घर में जाकर। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन से हार जाते हैं। अरे जीवन का युद्ध है, इसमें लड़ना है, एक भी नहीं पास किया फिर पास करेंगे, ये संदेश बहुत कम लोग को पता होता है। वो सोच नहीं पाता है कब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फेल। एक मतलब थोड़ी है फेल, हो सकता है फेल कर दिया होगा कॉपी से, हम लिखे हुए जिसका अनुसार नहीं दिया होगा तो हम करेंगे ना क्लियर, उसमें केस करेंगे, देखेंगे, करेंगे। उसमें हमारे हिंदी में कम आया नंबर, चेक करने वाला बकलोल चल गया था, चेक करने वाला दे दिया 18 नंबर, 88 की जगह 81 की जगह 18 नंबर दे दिया। तो बोले कि इससे कैसे आ गया? हम चैलेंज करते हैं, पूछिए क्वेश्चन हमसे, तो किया गया था फिर दिया है 81 में, तो करना चाहिए ना कि हम 18 नंबर आ गया तो मर जाए। नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम सब के दिमाग में कभी ऐसा है कि ये मेरा नंबर कम आ रहा है, फेल हो गए, चलते हैं, मर ही जाते हैं, जीवन से दम निकृष्ट हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसको हार को स्वीकार करना है और उससे फिर अच्छाई करना है। या तो उससे लड़िए कि हम तो ऐसा नहीं थे। अगर आप ऐसा ही थे तब तो आप मरिए मत, उससे लड़िए, मरना स्वीकार नहीं, ठीक है। उस पर भी जोर देते हैं। आगे मनोविज्ञान का मतलब यही होता है, ठीक। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है। अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपे हुए हैं। ठीक है, जाइए। कुसंस्कार के मतलब क्या होता है बता रहे हैं। सफेद पोशी के मतलब होता है वैसे लोग जो ऊपर ऊपर बहुत अच्छा बात बोले, तो हम सदा जीवन जिए, हम बहुत रंगीन जीवन जी रहे हैं, तो हम उलट ना हो गए।
एक कहानी में देखिएगा कि एक बाप जो है जिसका नाम है सेन साहब, उनका एक बेटा है जो गाड़ी का शीशा फोड़ देता है। तो वाह बेटा वाह वाह, इंजीनियर बनेगा, तो देख रहा है उसमें से निकाल के, माने कि नटखट करने में उसको कहा दिखाई दे कि इंजीनियर है। आप बेटे को कह रहे हैं कि तुमको पढ़ना नहीं है, चुपचाप शांत से घर में रहो, स्कूल नहीं जाना है, सुसंस्कारी बेटी है हमारे, नहीं जा रहे कहीं तक। आप बेटी कहीं निकलने पढ़ने चल जा रही है तो कह रहे कि संस्कारी नहीं है, चरित्रहीन है। ये मानने वाले में से देखेंगे, तुलना करते हैं यह कि बेटा को कहते हैं कि इंजीनियर बनाएंगे, पटना भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे पढ़ने के लिए, बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लिंग भेद कर रहे हैं। वो लिंग भेद निकल होगा कहीं, है ना, लिंग भेद करते हैं, बेटा के लिए अलग, बेटी के लिए अलग। आज भी समाज में ऐसा देखिएगा कि बेटा जा रहा है प्राइवेट में, बेटी जा रहा है सरकारी में। ये कहीं दूर की बात नहीं है, आप अपने आसपास या अपने घर में देख लीजिएगा, तुलना मिल जाएगा। लड़की अगर कहने लगे कि सर हम जाना चाहते हैं खान सर के पास पढ़ने, अब वहीं रहेंगे, तो जानते हैं आप पर समाज अंगुली उठा देगा। लड़की जाएगी पटना रह के पढ़ेगी, ये हम लोग के सोच में बना हुआ, लेकिन मेरी सोच में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ सकती जाके? लड़का जाके हॉस्टल में रह सकता है, लड़की नहीं रह सकती है? रह सकती है। लेकिन आप कभी एक बार बोल के देखिएगा तो घर है, लड़की लोग के बोल रहे हैं घर है कि हम खान सर के पास जाएंगे पढ़ने, इधर पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, खान सर बहुत अच्छा है, पटना में जाकर रहेंगे हॉस्टल में, डेली पढ़ेंगे, आ जाएंगे, घूमेंगे पटना में। तो देखिएगा क्या कहते हैं, सीधे वहां पर ही कहेगा ऐसे मिलेगा, ऐसे ही रिजल्ट। हमसे कोई पूछे तो हम ऐसे कहते हैं ठीक है जाए तो, और क्या सही बात है, क्या नहीं तुम जाकर रह सकता है पटना, लड़की नहीं रह सकती है? ठीक ना, रह सकती है ना। ये समानता होनी चाहिए, न कि असमानता। इसके पक्षधर है यह असमानता के, ठीक ना, असमानता के, असमानता के तो विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि दोनों क्या रहे, समान रहे। अब वो कहानी को इतना रंग मचता से बताए हैं, फिल्माया है कि समझ में आएगा कि बेटी क्या है बेटा क्या है, और दूसरे के साथ भेदभाव कैसे करते हैं। क्या है? हाँ, कई लोगों का सामाजिकता में यही बैठता है कि जब तक बेटा ना हो तब तक बच्चे होते रहे, और उसके फिर बेटा के बारे में 5-10 को कर लेते हैं सब। हमारे गांव में ऐसा मिला है, हाँ। लेकिन जब तुम देखेगा ना तो माता पिता के सेवा सबसे ज्यादा बेटियां ही करती है, बेटा कम। बेटा नालायक होते जा रहा है आज के समय में, सब नहीं, अधिकतर लोग। मेरे गांव में एक जॉब लगा हुआ है जिसका नाम नहीं बताएंगे, कैमरा के सामने है ना, कोई बोल देगा, वो यहाँ आता है पढ़ने। माँ बकरी चरा के रहती है, उसकी बहन बकरी चराती है, घर में लड़ाई झगड़ा, तू समझ गया ना। हो उन नालायक बेटा को कहा जाता है, मेरे पिताजी बोलते हैं कि कंधा पर बैठा कर पानी में चढ़ा, पानी पहले होता था ना, स्कूल में ले जाती थी, कान्हा बैठा कर अपने पानी में, एक हाथ बसता एक हाथ ऐसे अपने ही जाती थी, लुगा को ऐसे करके ले जाती थी मर्द की तरह। और उसका जॉब लग गया है तो आज माता को जी छोड़ा हुआ है, जाएगी इतना वैसा लगा मुसहरनी के भिख मंगनी बैठी हुई है। समझ गए तुम किसको हम बोल रहे हैं? ये क्या वो बेटा के लायक है? मेरे सामने जिस दिन डिबेट होगा ना, कह देंगे हरामी है तुम, बाप तो मर गया, कम से कम माँ को तो ले जाओ। माँ के कभी देखने के फिर में नहीं आता। तो ऐसे बेटा को बेकार है, दोनों भाई है, लेकिन एक कम से कम तो है ना सामने, नहीं कर रहा है वही ना शादी उसका हो ले, बेटा बेटी सब हो ले। और लखपति हो गया, आर्मी बीएसएफ में जॉब उसका लगा था, 50 साल 20 साल पहले नौकरी कर रहा है। तो अरे बुरा नहीं हुआ, तुम्हारे पापा की उम्र के होंगे, सही बात। बहुत मेहनत से पढ़ाई थी, हम नहीं जानते हैं, मेरा जन्म बहुत बाद में हुआ, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ मेरे चाचा भैया सब बोलते हैं ना कि क्या ऐसे करवाई थी पढ़ाई लिखाई, वो आज उसी को भूल गया। देखो हम सभी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन अपने माता पिता का कर्ज कभी चुका नहीं सकते हैं। लेकिन माता पिता के कर्ज को चुका नहीं सकते मतलब क्या, छोड़ दे, माता पिता को जितना बन सके उतना करेंगे, तो ये नहीं कि छोड़ ही देंगे। कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं, कभी बड़ा नहीं बन सकते माता पिता से, चाहे माता पिता अनपढ़ हो चाहे पढ़ल हो। आप उससे बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, आप उनसे कभी बड़ा नहीं हो सकते, उनके नीचे ही थे और नीचे ही रहिएगा, और नीचे रहने में ही भलाई है, ठीक ना, ऊपर जाने भलाई नहीं है। घमंड में रहने से कोई
फायदा नहीं है। आगे चल के आपका भी बेटा होने वाला था, परवरिश सीखेगा, तुम बाप माँ के किया था कि हम तुमको करेंगे, जाओ लाठी मार के भगा देगा तुमको। कहने के लिए मौका भी रहेगा उसको कि तू काम किया माँ बाप को, हम करेंगे, तो वो दिन बुझाएगा दिमाग में। इसलिए जितना हो सके माता पिता को आदर दीजिए। आज दुनिया में सबसे प्राथमिकता अगर भगवान से ही पहले देने की जरूरत है तो वो कौन है? माता पिता। क्योंकि रियल में भगवान कौन है मेरे घर में? माता पिता। चाहे वो जैसे हैं, अगर मन में क्रोध में भावना में ऐसा आ जाता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ फर्क करते हैं, नहीं करते हैं, वो कभी गुस्सा में करते होंगे, ठीक ना। हम बाप बन गए हैं तो एक बाप के नाते हम बता सकते हैं कि अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए क्या कर्तव्य होता है, क्या सोचता है आदमी। दो पैसा कम रहेगा तो अपना थोड़ा सा जी मार लेता है, बेटा बेटी के लिए लोग कर लेते हैं। तो एक माता पिता के ही सहयोग है कि आप लोग बैठ कर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कई लोग माता पिता नहीं होंगे तो भीख मांग रहे होंगे तिगरी। तो आप सौभाग्यशाली है कि आपके जीवन में माता पिता है। तुलना कीजिए कभी उन लोगों को जो भिखमंगों के माँ बाप है नहीं है। सौभाग्यशाली नहीं है आप लोग कि आपके माता पिता काम कर रहे होंगे, अभी आप बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है। जीवन में 3 चीज जिसके जीवन में है वो बहुत सौभाग्यशाली है। एक स्वास्थ्य, एक माता पिता और एक अच्छा दोस्त। इन तीनों में से कोई एगो कम गया ना, समझो कि जीवन तुम्हारा तीनों में से हमें अपना मानना है मेरा, ठीक ना, अपना मानना है ये विचार। ऐसा नहीं कि हम किताब की बात बोल रहे हैं। 3 चीज बहुत जरूरी है। तीनों में से कोई अगर नहीं है अभी ना ये वो, तो आप अधूरा करिए। स्वास्थ्य मतलब समझे हेल्दी, ठीक है। मान लीजिए कि हम ठीक हैं और हम स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम पेट दर्द कर रहा था, पढ़ पाइएगा अच्छा से। स्वास्थ्य भी अच्छा बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम रखें स्वास्थ्य। अगर तुम हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तब तुम्हारे माता पिता भी सही लगेंगे, दोस्त भी अच्छे लगेंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या बोले हैं? स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। उसके बाद तमाम तरह की दुनिया तरह के और सारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन 3 चीज बहुत जरूरी है। अब जिसके जीवन में मैंने पहले स्वास्थ्य बोल दिया, दूसरा बोले माता पिता। माता पिता नहीं है तो आपका नेतृत्व करता नहीं रहेंगे। क्या सही क्या गलत, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कोई बताने वाला उतना नहीं रहता है। माता पिता इतना कोई बताने वाला नहीं होता है। दोस्त वो होते हैं जो खून के रिश्ते नहीं होते हैं, लेकिन खून के रिश्ते से भी ज्यादा वो हमको सहयोग करते हैं। चाहे बैठकर बातें करे या अपनी समस्याओं को उसको बताएं तो उसको सोल्यूशन बताता है, ठीक ना। मेरे जीवन में कई सारे दोस्त आए, कई सारे दोस्त गए, कई सारे दोस्त अभी हैं, रहेंगे, इसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 1-2 पे है कि रहेंगे भी। दोस्त भी बहुत जरूरी बनाना है। आई दोस्त के लिए हम ऐसा नहीं कहते कि लड़की लड़की से करेगा, लड़का लड़का से ही करेगा, दोनों में से किसी के साथ हो सकता है। ये जीवन का सच्चाई है, ठीक ना। चलिए इतना पढ़ लिए आगे। लेकिन दोस्त भी सबसे अच्छा अगर कोई है जीवन में, जानते हैं कौन? माता। माता से बड़ा कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ, किताब है नहीं, माता। किताब तो नहीं बताया है, किस सेंस में उसका भी तो देखना जरूरी है। दोस्त के मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। क्या माता हम लोग के साथ भेदभाव करती है? नहीं करती है। दोस्त भी भेदभाव नहीं करता है। क्या कर रही है? तो नहीं घूमने जाने दे रहे हैं तो मतलब उनके घर के आर्थिक स्थिति को समझिए। नहीं, अभी आप जिस भावनाओं में बह रहे हैं हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। सफेद पोशी बता दिए, आगे यहाँ तक कहाँ बता दिए थे, छिपा हुए। तो दूसरी ओर गिरधर और नौकरी पेशा निम्न व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई विदेशी बीज के अपने अस्तित्व में बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए समर्थन करते हैं। संघर्षता है मतलब आप देखिएगा कि समाज जिस तरह से जी रहा था उस तरह से नहीं जी रहा है, दूसरों का अनुकरण कर रहा है। अनुकरण का जैसे फिल्म बताया जा रहा है ना, उसी फ्रिज चाहिए, वैसा पंखा चाहिए, वैसी पढ़ाई चाहिए, वैसे लैपटॉप चाहिए। जरूरी नहीं है ये सब, लेकिन जिनके लिए जरूरी है उसको अपनाना भी जरूरी है, लेकिन उनका समर्थन ये नहीं करते हैं। हम लोग के संस्कृति में नहीं था कि बाप माँ के सामने डांस करिए। आज लोग बाप माँ के सामने डांस करके पुरस्कार जीत रहा है। अब डांस करने का भी वो कला होता है, वो मंच होता है। कहीं भी नाच कर देंगे तो वो तो नचनिया हो जाइएगा या तो लौंडा हो जाइएगा। नाचने का भी वो मंच होता है जहां पर आपकी एक संस्कृति है। आए हाँ, अब देख पर सही बोला वो। अभी देख ले इंस्टाग्राम, पता नहीं कहीं कौन देख ले कुमार से पहले। अगर अगुआ है उसको पता चल जाए किसका आईडी है, आ जाकर देखे और उसका बीच के बीच में कमेंट पढ़े, उसे शादी करना पसंद नहीं करेगा। ऐसा भद्दा भद्दा सब लिखते रहता है
देखिए कभी कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर या यूट्यूब पर शॉर्ट जो डालता है, का मैडम आप नीक लगा था नहीं, एक दिन आई हम तैयारी हैं, कितना रुपया लीजिएगा। अब ऐसा बोलता है, उस शब्द कोई पढ़ेगा क्या? ऐसा सब नहीं कमेंट करता है। आप बहुत दम सेक्सी फोटो में डाल रहे हैं तो आपके पर बहुत अच्छा का कमेंट करेगा लोग, कि खराबे करेगा। नाइस बहुत कम ही कहने वाला मिलेगा, तरह तरह की बातें बोलने वाला ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। इस तरह इस सब चीजों से बचने की जरूरत है। जो हो रहा है, जो आप अमर्यादित हो रहे उनको मर्यादित होने दीजिए। जो मर्यादा बचाए हुए हैं, जो आपके कुल खानदान जिस तरह संस्कार में आ रहे हैं उसी तरह से बने रहिए, बहुत अच्छी बात है यह। जो लोग बन रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मना भी नहीं कर सकते हैं। एगो उसका भाई है, नालायक बनते जा रहा है, पता नहीं कि लड़की के फोटो वो बना रहे हैं वीडियो, कि लड़का के फोटो बना रहे हैं, कैसे बना दे रहा है, भेज दे रहा है। वो सखी हो आई हम बाजार में, इस तरह गजब तरह की देखिएगा। उसका काम तो किस बार नहीं, मारते बहुत मार नहीं जाने वाले उसके घर जाएंगे, बताएंगे कब यही रास्ता सिखा रहे हैं मोबाइल देकर। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर होते जा रहा है, अब मोबाइल पर बहुत भीड़ आ रहा है। मोबाइल पर हम भी वीडियो बनाते हैं वो, अच्छा पता चला है हमको। और ठीक ना, मोबाइल पर देखने वाला चीज भी बहुत चीज, दो चीजें है, वो अच्छा है वो बुरा। अगर हम अच्छा देखते हैं शॉर्ट वीडियो में, जीके देखते हैं या किसी कहानी के बारे में देखते हैं या कोई जगह के बारे में देखते हैं, देखते रहिए ना। कोई मंदिर के बारे में देखिए शॉर्ट, बहुत सारा चीज है, ज्ञान वाला चीज भी है, अज्ञान वाला भी चीज है। निर्भर करता है कि आप किसको लेते हैं। वीडियो हम भी बनाते हैं, मुंह हम भी दिखाते हैं, लेकिन वो हम डांस कर रहे हैं कि कुछ ज्ञान की बात बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई संबंधित बात बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। फालतू की बातें बहुत कम ही करते हैं। तो वही बात निर्भर करता है, वो बात बोल रहे हैं, संघर्ष है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनगी पेशी करती है। मतलब दुलार में कई लोग अपने बेटा बेटी को बिगाड़ देते हैं, ठीक ना। अब जैसे कहानी पढ़िएगा तो क्या करता है, ये वो गरीब है बालक जिसका नाम है मदन, ठीक ना, इसका नाम है कासू। वो हमेशा नीच देखता है कि नीच जाति का है, मेरे ड्राइवर का बेटा है, मेरे क्लर्क का बेटा है, ये कुछ करेगा थोड़ी है। जस के तस उसको फेंक ले, लाठी की जैसा, लाठी के धूल समझता है, अपना बेटा को बहुत ऊपर समझते हैं। और जब वो कोई गलती करता है तो मारता नहीं है। लोग पूछता है कि देखिए ना आपका बेटा बहुत नटखा देना ना, ठीक है कोई बात नहीं है, लाइने तू रहा है ना, देखना चाह रहा होगा, अच्छा मोबाइल तू रहा है ना, मोबाइल के बैटरी देखना चाहता होगा, माने खराब चीज कर रहा है उसमें क्या देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। तो ये दुलार कर रहे हैं आप ना, वो दुलार एक दिन क्या बन जाएगा उसके लिए, हानिकारक बनेगा। हमेशा आप अपने आसपास में देखिएगा ना, दुलार में कई लोग अपने बाप माए बेटा को बिगाड़ दिए। मेरे घर में एक भगना है, वो दुलार में इतना बिगड़ गया है, आज उसको मारे पढ़ाने के लिए हम किए, हमारे समझ से बहुत अलग हो गया है। मेरे घर में भाई है, अब वो उसको अलग तरह से ढाल रहे हैं। जिस उम्र में जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वही करवा रहे हैं। क्या ट्रैक्टर चलाना जरूरी था उनको? नहीं जरूरी, लेकिन चलवा रहे हैं। और तरह तरह के व्यवसाय में फंसाए हुए हैं। तब क्या कीजिएगा? हम कैमरा के सामने नहीं बोल सकते, ये केवल उदाहरण बोले हम अपने घर का। ऐसे कितने घरों की कहानियां होगी जो दुलार में कई लोगों को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं। दुलार वहीं तक करिए जहां तक सीमा है, ज्यादा सीमा तक दुलार भी बहुत क्या हो जाता है, हानिकारक होता है। तो हम आज के लिए देखे नलिन विलोचन शर्मा के जीवन परिचय। जब हम कल आएंगे तो हम इस कहानी में चलेंगे। आज के लिए हम केवल जीवन परिचय में ही रहेंगे, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के एक बार टेस्ट ले लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद।